गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स वन लाइनर की फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में है। राजेंद्र मेनन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल इसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसके अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो इनको री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, दोबारा से इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के रूप में। नाम याद रखिएगा, राजेंद्र मेनन। ईईएसएल यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो आपने देखा होगा आपके शहरों में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी लगाती हैं, इसने भारत में खाना पकाने की प्रथाओं में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है? तो यह आपका एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड या ईईएसएल ने शुरू किया है। इसके अलावा देखिए, कल इलेक्शन कमीशन ने भी एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, उसके बारे में बात करते हैं। भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनकोर नामक एक इन हाउस सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसका अर्थ वास्तविक समय के वातावरण पर संचार सक्षम करना है। तो एक तरह से ये कम्युनिकेशन से संबंधित एक सॉफ्टवेयर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी एक नेशनल आइकन को भी नियुक्त किया है। नेशनल आइकन किसको बनाया गया है अवेयरनेस लाने के लिए? तो वो राजकुमार राव जी को बनाया गया है, जो एक बहुत फेमस एक्टर है, राजकुमार राव। इसको याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन की बात हमारे संविधान में जब बना था तभी से की गई है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है। इसकी बात अनुच्छेद 324 में की जाती है। इसके अलावा देखिए, मैचिंग में दो आर्टिकल और पूछता रहता है, एक तो है 325 और एक है 326। देखिए 325 क्या कहता है कि जो आपका इलेक्टोरल रोल बनता है, यानी जो वोटर्स की लिस्ट बनती है, सूची बनती है, उसमें किसी भी पर्सन को जाति धर्म लिंग के आधार पर एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी उसके लिंग वगैरह के आधार पर उसको उससे हटाया नहीं जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। 326 में क्या बात की जाती है? जो भी इलेक्शन होंगे वो आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर होंगे, यानी वयस्क मताधिकार पर होंगे, यानी 18 वर्ष के अगर आप हैं तो आपको सभी चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ठीक है, जो आपका राष्ट्रपति उसमें तो हमें मिलता नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं उसमें सभी में आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो 324, 325 और 326 तीनों आर्टिकल याद रखिएगा। फिर से बता देता हूं, 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, 325 में भेदभाव ना हो, यानी जो सूची बनती है, वोटर्स लिस्ट बनती है, उसमें जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या वयस्क मताधिकार की बात की जाती है। सॉफ्टवेयर का नाम याद रखिएगा, एनकोर। एचसीएल टेक, देखिए एचसीएल काफी बड़ा ग्रुप है, भारत का सॉफ्टवेयर ग्रुप है। उसके जो संस्थापक हैं वो शिव नादर हैं, और उनके परिवार ने एक अभी फिलेंथ्रॉफी लिस्ट आई है, मतलब जो ज्यादा बहुत ज्यादा दान वगैरह करते हैं या इंस्टीट्यूशंस को काफी बड़ी मात्रा में पैसा देते हैं, उस संस्था का नाम है एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। तो भारत की तरफ से इसमें इन्होंने टॉप स्थान को अपने बरकरार रखा है। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, देखिए ये भी एक इनिशिएटिव अभी शुरू हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक शो था। श्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की केंद्रीय थीम के साथ बेंगलुरु कर्नाटक में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो आपसे सीधे पूछेगा कहां पर हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। थीम क्या रही इसकी? मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। और किसने उद्घाटन किया इसका? श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर अब रखा जाएगा। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य के सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार पटेल जी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन में गुजरात आपको जरूर देगा, लेकिन नहीं, कोलकाता के राजभवन में स्थित है ये सिंहासन कक्ष। इसको थ्रॉन रूम बोला जाता है इंग्लिश में, थ्रॉन रूम। सिंहासन को इंग्लिश में थ्रॉन ही बोलते हैं। अगला, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इन स्पेस इंग्लिश में बोला जाता है, ने विश्वविद्यालय के पहले उपग्रह विकास के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक नैनो सैटेलाइट लॉन्च करेगा, और उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, सैयद अहमद खान या सर सैयद अहमद खान के नाम पर इनको पूरा जाना जाता है। इसकी स्थापना 1872 में वैसे की गई थी, माफ कीजिए 1875 में, मैंने 72 बोल दिया गलती से। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले जो इसका नाम था वो था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में 1920 में
एएमयू का एक्ट आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज एक्ट, तब इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दो बहुत फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, काफ़ी बड़ा इनका नाम है। तो इसको याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज ने अपने नैनो सैटेलाइट के डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से इन्हें मंजूरी मिल गई है। भारत 2024 में प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली WTSA, ठीक है, WTSA की एक असेंबली होने वाली है, उसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। G20 की अभी हमने मेजबानी की है। G20 से मेजबानी हमारी किसकी हो गई है? ब्राजील के पास चली गई है। ये देखिए अवार्ड एक बहुत चर्चा में है। केरल सरकार ने प्रतिष्ठित लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। राज्य का ही यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो मलयालम के ये राइटर हैं, उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए इनको केरल ज्योति पुरस्कार से नवाजा गया है। यूपी नागरिक उड्डयन विभाग राज्य की राजधानी से दुधवा टाइगर रिजर्व तक हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिससे सीधा सीधा फायदा आपके पता है टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा। तो दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क आपको पता है उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, तो दुधवा नेशनल पार्क, और दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के दो अभ्यारण्य है, जिसमें देखिए दो बहुत फेमस हैं, एक तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दूसरा कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों को याद रखिएगा, पूछता रहता है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और क्षेत्रफल लगभग 1284 वर्ग किलोमीटर है। दो नदियां देखिए यहाँ से बहुत फेमस बहती हैं। शारदा नदी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहती है। गेरुआ नदी कतरनिया घाट, WL मतलब वाइल्ड लाइफ है आपका, वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य से होकर बहती है। और सुहेली और मोहना धाराएं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। तो देखिए अलग अलग है तीनों में। किशनपुर से आपकी शारदा नदी बहती है, गेरुआ नदी कतरनिया घाट से बहती है। इसमें आपको घड़ियाल देखने के लिए भी मिलेंगे, ठीक है, घड़ियाल वगैरह भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं। और सुहेली और मोहना धाराएं आपका दुधवा जो नेशनल पार्क है वहां से होकर बहती हैं, जो सभी शक्तिशाली घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। तो यही से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हाल ही में पावना नदी पर देखी गई जहरीले झाग की मोटी परत पर चिंता व्यक्त की है। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने, पावना नदी है, जैसे यमुना नदी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उसके ऊपर झाग की एक लेयर जम जाती है, जो कहीं ना कहीं उसकी जैव विविधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसी तरह पावना नदी पर भी ये हो रहा है। तो पावना नदी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, वहाँ की एक बहुत फेमस ये रिवर है। यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम में पुणे जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। यह नदी एक उल्लेखनीय नदी है जो पुणे शहर को पार करती है और पुणे शहर और पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र को विभाजित करती है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, ये पुणे जिले में स्थित है महाराष्ट्र के। एक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी चर्चा में है। हाल ही में गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य में घास की पहचान और घास के मैदान प्रबंधन पर 2 दिवसीय कार्यशाला और सर्वेक्षण के दौरान 50 से अधिक घास प्रजातियों की पहचान की गई है। तो गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी, तो इसमें पूरा घास वगैरह की अलग अलग प्रजातियों की पहचान करनी थी, तो यहाँ पर 50 से अधिक नई घास प्रजातियों की पहचान की गई है। इसके बारे में बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है स्थान? यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यह 2 महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रों के बीच स्थित है, जिन्हें मंत्रालम्मा कनुमा और नदी कनुमा के नाम से जाना जाता है। और कौन सी देखिए इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, यह नल्लामलाई पहाड़ी श्रृंखला में फैला हुआ है। तो नल्लामलाई देखिए मैचिंग वगैरह में बहुत आता है ये। इस अभ्यारण्य का नाम गुंडला ब्रह्मेश्वरम पठार से लिया गया है। देखिए इसी तरीके का प्रश्न है, कभी पैट की जो पहली शिफ्ट हुई थी 28 अक्टूबर की, उसमें आया था कि ओरिया पठार या ओरिया प्लेट्यू, ठीक है, ओरिया प्लेट्यू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राजस्थान आंसर था, राजस्थान में स्थित है। हो सकता है आपसे गुंडला ब्रह्मेश्वरम प्लेट्यू पूछ ले किसी एग्जाम में, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो चर्चा में रहे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली में यह हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इटली के साथ हमने हस्ताक्षर किए हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी श्रीलंका के खिलाफ भारत ने 302 रन से एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। उसी दौरान मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए और ये कारनामा किया उन्होंने।
इसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दीनानाथ राजपूत जी को, ये एक सोशल वर्कर हैं, पहले इंजीनियर थे, अब ये सोशल वर्कर हैं। भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है किसी एग्जाम में, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ, राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना की सबसे बहुप्रतीक्षित नौकायन रेगाटा भारतीय नौकायन सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई के तट पर किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप आपसे सीधे पूछ सकता है। तो यही देखिए आज के सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।